साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश PCS 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह PCS मंत्रा संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसका टेस्ट नंबर पहला है। और इसके पहले टेस्ट के जो 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल प्रशासन में अमील गुजार का क्या कार्य होता था? तो ये जो चारों ऑप्शन हैं, सीमाओं की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, आदेशों का परिवर्तन सुनिश्चित करना, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो मुगल प्रशासन में अमील गुंजार था ये भू राजस्व वसूली का कार्य करता था। आगे देखते हैं, मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है? यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, बिल्कुल सही बात है। यह राज्य के सैनिक मामलों के साथ साथ नागरिक मामलों की भी देखरेख करती थी, ये भी सही बात है। मनसबदारों को भुगतान राजस्व के साथ साथ नगद में भी किया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था का स्वरूप स्थायी था, जिसके अंतर्गत मनसबदारों का तबादला नहीं किया जाता था, बिल्कुल तबादला समय समय पर हो सकता था या किया जाता था। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। मुगल साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, मुगलों की राजभाषा जो है वो फारसी थी, बिल्कुल सही है। अकबरनामा अकबर का इतिहास लेखन परियोजना का परिणाम थी, जिसे अबुल फजल द्वारा 3 भागों में रचित किया गया, ये भी सही है। अकबरनामा का दूसरा भाग आईने अकबरी कहलाता नहीं, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता, ना कि दूसरा भाग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है। आईने अकबरी में प्रशासन और आम भारतीयों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों आदि का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मुगल काल में न्याय की जंजीर किस शासक द्वारा स्थापित करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा स्थापित कराई गई थी। मुगल काल में जहांगीर द्वारा आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक खंभे के बीच शुद्ध सोने की न्याय की जंजीर लगवाई गई थी तथा 12 घोषणाएं अर्थात आईने जहांगीरी प्रकाशित, इसमें आईने जहांगीरी में है, ये प्रकाशित करवाई गई। जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर की स्थापना न्याय प्रशासन में संलग्न कार्मिकों अर्थात जो कर्मचारी थे उनसे उत्पीड़ित व्यक्तियों की अपील को या व्यक्ति को अपील करने का साधन उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फर्नांडिस न्यूनिज ये अच्युत देव राय के समय में आया था, सही है। राल्फिच अकबर के समय में आया था, ये भी सही है। पीटर मुंडी ये जहांगीर के समय में नहीं बल्कि शाहजहां के समय में भारत आता है, ये 1630 से 34 के बीच में आता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर आता है, ये शाहजहां के समय में आता है, ना कि जहांगीर के समय में। और मैनडेस्लो शाहजहां के समय में आता है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किसके मध्य में हुई थी? तो ये शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य में 16 जून 1665 में होती है, ठीक है। शिवाजी और औरंगजेब के द्वारा भेजे गए आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में। निम्न मराठा शासकों के शासनकाल के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें कौन आते हैं? तो सबसे पहले संभाजी हैं, संभाजी, फिर इसके बाद राजाराम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर साहू। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सूरत की संधि ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य में होती है, कब? 1775 में, ये सही है। बशीन की संधि जो है ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में होती है। देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के मध्य में होती है, परंतु सुरजी की जो संधि है ये सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई है, होलकर और अंग्रेजों के मध्य में नहीं होती है, बल्कि ये किसके मध्य में होती है? ये सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, 1775 में सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य संपन्न होती है, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 तक चलता है को प्रारंभ करता है। वहीं बशीन की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1803 से 1806 के मध्य में होता है। इस दौरान 1802 ईस्वी में बशीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में होती है और इस संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। तीसरा, देवगांव की संधि की बात करें तो ये संधि भोसले और अंग्रेजों के मध्य में 1803 को संपन्न होती है। वहीं सुरजी अर्जनगांव की संधि की बात हम लोग कर ही चुके हैं। आगे चलते हैं, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में होता है? मोहम्मद शाह के समय में होता है। तो फारस के नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक रहता है, के शासनकाल में होता है। और वापस जाते समय नादिर शाह मुगल राज सिंहासन तख्ते ताऊ, जिसको शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था, तथा कोहनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली 1748 में भारत पर आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह को
उसके बिलासी स्वभाव की वजह से रंगीला नाम दिया गया था। दिल्ली पर सर्वप्रथम अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के काल में होता है? तो ये होता है आपका शाह आलम द्वितीय के समय में। देखिए आलमगीर द्वितीय जो होता है ये 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद अली गौहर जो है वो शाह आलम द्वितीय के नाम से 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक ये शासन करता है। तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेकर के अली गौहर जो है मुगल बादशाह बनता है और इसी के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इसकी मृत्यु के बाद अकबर द्वितीय जो होता है, अकबर द्वितीय ये अगला बादशाह बनता है जो अंग्रेजों के संरक्षण में नियुक्त होने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई राजा मिर्जा जयसिंह द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? इन्होंने 5 जगह पे वेधशाला का निर्माण कराया था, परंतु इसमें जो है बनारस शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए सवाई राजा मिर्जा जयसिंह 18वीं सदी के प्रमुख राजपूत शासक थे। इन्होंने विज्ञान और कला के केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना कराई थी तथा इसके अतिरिक्त मथुरा, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा जिज्मो मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट खगोल शास्त्र के पर्यवेक्षण हेतु तैयार करवाया गया था। आगे चलते हैं, मंगलौर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात होती है? तो मंगलौर की संधि जो है ये आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के मध्य में होती है। हैदर अली और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग के मध्य मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 ईस्वी के मध्य हैदर अली और अंग्रेजों अर्थात वारेन हेस्टिंग के मध्य में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त होती है। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 92 के मध्य में होता है। टीपू और अंग्रेजों अर्थात कॉर्नवालिस के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में होता है। टीपू और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलजली था, इसके मध्य में होता है और टीपू की मृत्यु होती है। यहाँ पर आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में होता है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1814 से 16 के मध्य में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1815 की ईस्वी की सुंगोली की संधि से यह समाप्त होता है। इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में लागू किया गया, सही है। इस व्यवस्था में जमींदारों को निर्धारित राजस्व मांग को कंपनी को अदा करना होता था, परंतु वह गांवों का भूस्वामी नहीं होता था, सही है। इस व्यवस्था के प्रावधानों के कारण 18वीं शताब्दी के अंत में अधिकतर जमींदार संकट की स्थिति में आ गए। वहीं जोतदार जो है नामक एक नए वर्ग का उदय होता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किस विदेशी शक्ति के साथ होता है? पुर्तगालियों के साथ में। देखिए पुर्तगाली भारत में सबसे पहले प्रवेश करने वाले और सबसे अंत में 1961 में ये जाते हैं, तो सबसे अंत में जाने वाले विदेशी शक्ति थे। और आने का क्रम क्या है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेन और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं और सबसे पहले चले भी जाते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य संपन्न होती है? तो इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि होती है ये बक्सर का युद्ध जो 1764 होता है उसके पश्चात होती है। क्लाइव और अवध के नवाब क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य में 1765 में होती है। जबकि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है 1765 में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य में होती है। आगे चलते हैं, फ़कीर विद्रोह का नेता कौन था? तो मजमून शाह थे। ठीक है, फ़कीर विद्रोह बंगाल के घुमक्कड़ मुस्लिम धार्मिक फ़कीरों द्वारा 1776-77 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसके नेता मजमून शाह थे। मजमून शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी आदि नेताओं ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आत्मीय सभा का गठन कब किया गया? तो आत्मीय सभा का गठन जो है ये आपका 1815 ईस्वी में होता है। ठीक है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया तथा द्वारकानाथ ठाकुर भी इस संस्था के सदस्य थे। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वुड स्पैच के द्वारा। ठीक है, वुड स्पैच 1854 का आता है। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें देशी भाषाओं में प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करने के साथ महिला शिक्षा विभाग आदि की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। आगे चलते हैं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन मुगल दरबार में पहुंचा था? तो कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो
ये 1615 ईस्वी में सम्राट जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचते हैं और कंपनी के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से विलियम नॉरिस जो हैं ये औरंगजेब तथा जॉन सुरमन फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए ये शासक हैं और ये इधर के चित्रकार हैं इनके समय के। देखिए हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और अबुद सम्मत थे, तो ये सही है। तो अबुद सम्मत जो है अकबर के समय में नहीं बल्कि हुमायूं के समय के हैं, तो अकबर वाला सही सुमेलित नहीं है। जबकि जहांगीर के समय, अगर अकबर के समय की बात करें तो इनके समय में दशवंत और बशावन थे और जहांगीर के समय में बिशन दास, उस्ताद मंसूर जिसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी और अबुल हसन जिसे नादिर उल उद जमा की उपाधि दी गई थी। तो ये आपके जहांगीर के समय के हैं। शाहजहां के समय के फ़कीर उल्लाह और मीर हाशिम थे, ना कि अबुल हसन। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनके द्वारा अपनी पहली व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई थी। ठीक है, देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट के द्वारा कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स नाम से की गई। इसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। कुछ अन्य बातों को देखें तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था? सूरत में 1613 ईस्वी में। जबकि देखिए दक्षिण भारत में एक अस्थायी कारखाना इन्होंने 1611 में ही खोल लिया था मसूलीपट्टनम में, और वहीं डचों ने भी पहली अपना कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने जो है कोच्चिन में और डेनिस ने जो है तमिलनाडु के ट्रांकेबार में। आगे चलते हैं, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जबकि 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और सन 1800 में लॉर्ड वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, यदि छेड़ा गया तो काट कर मार देंगे। यूरोपीय कंपनियों के संबंध में उक्त कथन किसका था? ये कथन था अलीवर्दी खां का, जिसके शासन के अंतिम दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। तो देखिए लॉर्ड वेल्जली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए हैदराबाद आता है 1798 और 1800 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर मैसूर आता है, इसके बाद आपका मैसूर है 1799, तंजौर भी 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। तो इस प्रकार मैसूर, अवध, पेशवा, सिंधिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये स्थापना की गई थी जतिननाथ बनर्जी और वरिंद्रनाथ घोष के द्वारा। तो 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सन 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना जतिननाथ बनर्जी और वारिंद्रनाथ घोष द्वारा तथा मिदनापुर में ज्ञानेंद्रनाथ बसु द्वारा की गई थी और यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? तो ये थे आपके हेमचंद्र कानूनगो। ये 1908 में भारत आते हैं और कलकत्ता में मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोलते हैं। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। सही है। गदर पार्टी द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई नहीं, कृष्ण वर्मा जी के द्वारा ही जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार जो कि अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला गया था। फलस्वरूप इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन किया और लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? तो मुस्लिम और कृषक ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में कृषक और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं हुआ, जबकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में
की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। आगे चलते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? उदारवादियों को कांग्रेस में शामिल करना और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। ये दोनों ही इस समय होते हैं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कामागाटा मारू प्रकरण किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये आपका जो है 1914 में घटित हुआ था, जो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में असत्य क्या है? पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सही बात है। धन निष्कासन सिद्धांत हेतु पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंधात्मक लेख लिखा। ये भी सही है। कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए। नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं बल्कि लेबर पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे। तो पहला और दूसरा सही है। तो पूछा कौन सा असत्य है? तो तीसरा वाला आपका असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 रास बिहारी बोस नहीं बल्कि रास बिहारी घोष हैं ये। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1910 विलियम बेडवन सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो राजगोपालाचारी फार्मूला जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का भी प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा गलत है? छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन के ऋण थे। सही बात है। बलिया में सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली। नहीं, बलिया में नहीं बल्कि कहाँ पे? सतारा में 1943 के मध्य से लेकर 1945 तक चलती है। और तो बी ऑप्शन सही नहीं है। मुख्य केंद्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार थे और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत आंदोलन चलाया। ये सही है। देखिए, थोड़ा सा बात और सुनिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बलिया में अगस्त 1942 में मात्र एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसके पश्चात तामलुक मिदनापुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक का समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जबकि सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र में सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक समानांतर सरकार चलती है। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शाही नौसेना विद्रोह जो है आपका फरवरी 1946 का है। कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च 1946 का है। शिमला सम्मेलन जून 1945 का है और आज़ाद हिंद फौज दिसंबर 1942 का है। तो क्रम से लगाएंगे तो पहले आज़ाद हिंद फौज आएगा, फिर आपका शिमला सम्मेलन आएगा, फिर आपका कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट नहीं, शाही नौसेना विद्रोह होगा। शाही नौसेना विद्रोह फिर कैबिनेट मिशन। तो 4312 अर्थात बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? इसने प्रस्ताव रखा कि कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय सदस्य को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें। और क्रिप्स मिशन कब आता? 1942 में। आगे चलते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह किसे चुना था? विनोबा भावे को। दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को तिरंगा घोषित किया गया। सही बात है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सही है। राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नहीं, 24 जनवरी को ही अंगीकृत किया गया था। तो सी वाला यहाँ पे सही नहीं है। डी देखते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सही है। जबकि जो राष्ट्रीय गीत है ये 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये अक्टूबर 1940 का है। ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों में सबसे प्रमुख कौन थे? भोला भाई देसाई। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल गुरबख्श सिंह, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। इनके पक्ष में मुख्य रूप से भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में बहस की। इन वकीलों में प्रमुख भूमिका भोला भाई देसाई ने निभाई थी। मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल करने के पश्चात लियाकत अली को किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई? वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जबकि कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, रक्षा विभाग बलदेव सिंह को और विदेश विभाग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किस आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 का रहता है। आगे चलते हैं।
दो कथन दिए गए हैं। अहरार आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही बात है। अहरार आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण का समर्थन करता था। ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, जब 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, तो इस समझौते में उस समय चलने वाले अहरार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के दृष्टिकोण का समर्थक था। इसके प्रमुख नेता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, मजरुल हक, जफ़र अली खान। आगे चलते हैं। अगस्त 1917 में मांडवी घोषणा पत्र के विरोध में निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और यह कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। उल्लेखनीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रॉलेट अधिनियम के विरोध में निम्नलिखित में से किन भारतीय सदस्यों ने केंद्रीय विधानसभा से त्यागपत्र दिया था? 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दिया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक ने। तो 1, 2, 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय खिलाफत समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये अध्यक्षता की गई थी फजलुल हक के द्वारा। ठीक है, पहली बैठक की अध्यक्षता फजलुल हक के द्वारा की गई थी। इस समिति अगले दिन हुई बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। आगे चलते हैं। कथन कांड वाला प्रश्न है। कथन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत उपाधियों के लौटाए जाने के साथ हुई थी। बिल्कुल सही बात है। इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद को वापस किया था। तो ये भी बात सही, दोनों सही है, परंतु कथन कांड सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बी वाला सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हुई गिरफ्तारी में महिलाओं में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? बासंती देवी को गिरफ्तार किया गया था। बासंती देवी जो कि चित्तरंजन दास की पत्नी थी, जबकि पुरुषों में जो है सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। अगला है 1925 में गठित इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी जो भारतीय सेना के भारतीयकरण से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया? तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू। इसे जो है स्किन समिति के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों में शामिल नहीं थे? तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल नहीं थे। देखिए, HRA के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल थे और इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। इसके सहयोगियों में जोगेश चटर्जी, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और संपादक। देखिए, संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। भारत माता के लाला लाजपत राय नहीं बल्कि अजीत सिंह थे, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। गदर के लाला हरदयाल, युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त। 1928 में ब्रिटिश द्वारा गठित व्हिटले कमीशन संबंधित था। किससे? तो व्हिटले कमीशन जो है ये आपका मजदूर आंदोलन पर नियंत्रण के लिए था। इसे श्रम आयोग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने उद्योगपतियों को किस क्षेत्र में निवेश करने पर लाभ की गारंटी प्रदान की थी, जो तत्कालिक समय में संपूर्ण यूरोप में चर्चा का केंद्र बनी? भारतीय रेल निर्माण ने। ठीक है, तो इसके अनुसार इस पूंजी निवेश पर 5% लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ, ब्रिटेन के कई उद्योगपतियों ने भारतीय रेलवे निर्माण में भारी पूंजी का निवेश किया। अंग्रेजों के समय बने रॉयल कमीशन का संबंध किससे था? तो रॉयल कमीशन का संबंध जो है ये सेना में भर्ती से था। 1857 के ब्रिटिश ने सैन्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए सैनिकों की भर्ती होती एक रॉयल कमीशन गठित किया गया तथा बड़ी कुशलता से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। सेना के पुनर्गठन के लिए 1858 में ही एक पील कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, जतरा भगत। सही है। खासी विद्रोह के रानी गौडी नहीं, खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सरदार तीरथ सिंह थे, जबकि नागा विद्रोह की नेतृत्वकर्ता रानी गौडी नल्लू थी। संथाल विद्रोह सिंधु तथा कानू। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना दयानंद सरस्वती ने किया था? तो वेद प्रकाश, संध्या और सत्यार्थ प्रकाश, इन तीनों की रचना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विद्रोह और नेता। बहावी विद्रोह के नेता कौन थे? अहमद या कह सकते सैयद अहमद थे, जबकि अन्य जो है सही नहीं है। फ़कीर विद्रोह के कौन थे? मजनू शाह चिराग। रामोशी विद्रोह के उमाजी। पागलपंथी विद्रोह के टीपू थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी नहीं, महारानी विक्टोरिया थी। तो ये वाला गलत हो गया। इस विद्रोह को डिजारेली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा, सही है। सुरेंद्रनाथ सिंह ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी का प्रकाशन किया, नहीं।
सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। सुरेंद्र नाथ सेन को सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है, जबकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना जो है बी डी सावरकर ने की थी। तो यहाँ पर कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन ही सत्य है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता में से कौन सुमिलित नहीं है? बरेली के नेता मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे, बल्कि खान बहादुर थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये इन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व किया था। ग्वालियर में टोपे ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, जगदीशपुर में अमर सिंह ने। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं? शिशु वध प्रतिबंध जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में नहीं, बल्कि ये लॉर्ड वेल्जेली के समय में इस प्रथा को समाप्त किया जाता है। शिशुवध को रोकने का प्रयास बनारस के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने किया, लेकिन इस पर कोई कानून ना बन सका। इस बाद में लॉर्ड वेल्जेली काल में इस प्रथा को समाप्त किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में, सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के समय में। निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने के लिए जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। यह एक्ट 1878 में 1878 में समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। इसने सर्वप्रथम सोम प्रकाश, भारत मिहिर तथा अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार की थी। पहला कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, दूसरी बार लाहौर अधिवेशन 1893 में, और फिर कलकत्ता में अधिवेशन होता 1996 में। तो 1996 में नहीं, 1906 में। ठीक है, ये 1906 है। तो 1886, 1899, 1906 3 बार करते हैं, 2 बार कलकत्ता में, 1 बार लाहौर में। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौते संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तेज बहादुर सप्रू और नेहरू के प्रयासों से या प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य समझौता होता नहीं, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से होता है। तो पहला वाला सही नहीं है। इसके अतिरिक्त अगला है, इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये सही है। 5 मार्च 1931 को यह समझौता संपन्न होता है, ये भी सही है। के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा, ये भी सही है। तो पहला वाला सही नहीं है। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जदुनाग। नागा आंदोलन की शुरुआत जादूनाग ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना और बेढंगे रीति रिवाजों को खत्म करना था। जदुनाग गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। जदुनाग को 1931 में सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई। तब नागा आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गौडी नल्लू ने किया। गौडी नल्लू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मलंग बाबा, अधरंगा फकीर तथा 1 मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से कौन प्रचलित थे? तो ये थे महात्मा गांधी। देखिए, इन्हें कई सारी उपाधियाँ दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर की, पश्चिमी सीमा प्रांत के बलूचियों ने मलंग बाबा की तथा लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा में होती है, का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती। देखिए, 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया गया 1936 में, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। इसका पहला अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित होता है और सहजानंद सरस्वती जो हैं इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें सम्मेलन का आयोजन विजयवाड़ा में किया गया। इसके अध्यक्ष भी सहजानंद सरस्वती ही थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन व संपादकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इंकलाब खालिद अंसारी की है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की है, हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली की है, कॉमरेड भगत सिंह की है। नहीं, कॉमरेड जो है भगत सिंह की नहीं, बल्कि ये किसकी है? मोहम्मद अली द्वारा की अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रस्ताव या कमीशन को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। देखिए, सबसे क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये आपका 1942 का है। कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 का है, और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 का है। कैबिनेट मिशन योजना ये आपकी 1946 की है। तो आपका देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव पहले आएगा, अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आएगा 1942 का, फिर आपका 46 का नहीं बेबल योजना आएगा, बेबल योजना आएगी 1945 की, फिर कैबिनेट मिशन योजना आएगी 1946 में। तो 3142 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो इसकी घोषणा मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में
भारतीय असफल रहे, अतः ब्रिटिश सरकार ही कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करेगी। इसी घोषणा के अनुरूप 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो इनको बंगाल में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जबकि मुंबई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है और 3 राज्यों पंजाब, बंगाल और सिंध में ही जो है कांग्रेस सरकार से वंचित रह जाती है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से किस तिथि को घोषणा की कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा? तो ये घोषणा 20 फरवरी 1947 को इन्होंने की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, और कहा था कि अंग्रेज जो है जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी और ये ब्रिटेन में श्रमिक दल की तरफ से प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने। किसने की थी? रेडक्लिफ ने की थी और इसी आयोग द्वारा भारत पाकिस्तान की बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो में 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।